जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी गाइडेंस विथ दीपक में। आज की जो क्लास रहने वाली है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज हम लोग यहाँ पे सेंट्रल आइडिया देखेंगे, ठीक है। सेंट्रल आइडिया कक्षा 10 में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा गया है। इन दिस क्वेश्चन टाइटल ऑफ 3 पोएम्स और गिव राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द गिवन पोएम्स। ठीक है, यानी पोएम दिया रहता है और उसका सेंट्रल आइडिया आप लोगों को लिखना होता है। ओके, ठीक है। तो हम लोग पोएम है किताब में, वो है एक पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, आप लोग एक बार वॉइस कंफर्म कर लीजिए, वॉइस अच्छे से आ रही है कि नहीं, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है, वॉइस कंफर्म कर लीजिए, वॉइस अच्छे से आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो वॉइस अच्छे से आ रही होगी। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो जो है वो 2022 में 23 में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो हम लोग इसका देखते हैं सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो का। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है। पोयम एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका एक लेखक होता है, ठीक है, इसमें जो एक लेखक होता है वो क्या होता है, पेड़ पर उदास बैठा रहता है। जो कवि होता है उदास बैठा रहता है और एक कौवा आता है, उसके सारे जो होते हैं मनोविकारों को, जो उदास होता है उसके खुश हो जाता है एक तरह से। ठीक है, लेकिन कुछ पल बाद फिर से वैसा ही हो जाता है। तो इसमें वो कहानी बताया गया है कि एक व्यक्ति क्या सोच सकता है बर्फ के बारे में। ठीक है, तो द पोयम एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंट थिंग्स इन चेंजिंग one's attitude, it appreciated the beauty of the snowflakes which changed his mood। देखिए वहाँ पे उसका मन जो है वो बदल जाता है। एंड सेव्ड मेनी प्रीसियस मोमेंट्स फ्रॉम। ठीक है, और व्यक्ति क्या कहता है, जैसे ही कभी बर्फ के टुकड़ों की सुंदरता को देखता है तो उसके बारे में बोलने लगता है, सराहने लगता है। ठीक है, व्यर्थ की बातें सोचने से बच जाता है। ठीक है, तो फ्रॉम बींग वेस्टेड अवे द क्रो स्नैक्स सेक्स ऑफ द स्नो डस्ट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। एक कौवा होता है जो हेमलॉक ट्री के, एक हेमलॉक पेड़ के ऊपर बैठा रहता है। वो क्या करता है, वो अपनी चोंच से अपने जो होता है पैर होता है उससे क्या करता है, झाड़ देता है, तो वो बर्फ जो है वो नीचे गिर जाता है। तो फिर से कभी क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। ठीक है, द सेम वे वन कैन सैडनेस फ्रॉम द वन स्वीट। ठीक उसी तरह कोई अपने दिल को, जैसे उदासी को दूर करता है। ठीक है, तो वैसे ही ये पोयम है, तो याद कर लीजिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। सेंट्रल आइडिया तो हर साल ही आता है। ठीक है, एक पोयम और है, एक पोयम और यहाँ पे फायर एंड आइस। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो दूसरा पोयम देखिए क्या है हम लोग का यहाँ पे। दूसरा पोयम है हम लोग का यहाँ पे फायर एंड आइस, यानी आग और बर्फ। ये भी 2022 में 23 में हर साल पूछा गया है। इसमें क्या होता है, कवि जो होता है अग्नि और बर्फ के बीच को क्या अंतर को समझाता है, डिफरेंस बिटवीन फायर एंड आइस। ठीक है, द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंसेस फायर एंड आइस विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपुल अकॉर्डिंग टू द पोएट। यानी दो, जैसे दो तरह के लोग होते हैं, आग होता है और बर्फ होता है, वैसे ही दो अलग अलग प्रकार के लोगों के बारे में बताया गया है कि लोग आग की तरह भी होते हैं और बर्फ की तरह भी। द वर्ड कैन पेरिस बाई फायर एंड आल्सो बाई आइस, दस इट कैन पेरिस ट्विस twice, one by fire and twine by ice. The poet feels that the ice of hearted is as powerful as the fire of desire to bring complete end of his word। इस प्रकार क्या होता है कि बर्फ और अग्नि दोनों की यहाँ पे चर्चा करता है जो पोएट होता है कवि, और दोनों क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, दोनों क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। दोनों से ही एक तरह से क्या होता है, हाँ, एक तरह से क्या होता है, कभी बताने का प्रयास करता है कि दोनों एक ही समान के होते हैं, चाहे तो वो आग से भी जल सकता है और बर्फ से भी गल सकता है। ठीक है, तो कभी का मानना है कि जो घिररा होता है यहाँ पे, जो हेट करते हैं लोग, तो वो बर्फ के समान होता है। ठीक है, वो बर्फ और अग्नि के समान होता है। जो बर्फ होता है, जो आप लोगों के हेट करते हैं, दूसरों से घृणा करते हैं, तो वो अग्नि और बर्फ दोनों के समान होता है। ठीक है, इसी प्रकार क्या है, कंप्लीट इन ऑफ दिस वर्ल्ड। इसी प्रकार क्या है, संसार जो है वो खत्म हो जाता है, घृणे से ही लोग घृणा करते करते ही ये संसार एक दिन खत्म हो जाता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोगों का दो चार पोइट्री और है। ठीक है, अगला देखिए क्या है हम लोग का यहाँ पे। अगला जो है यहाँ पे देखिए टेक्निकल इश्यू आ गया था, ए टाइगर इन द जू। ठीक है, ये भी क्या है, एक पोएट है यानी कवि द्वारा कुछ कहा गया इसमें। ये भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या है, ए टाइगर इन द जू। ठीक है, चिड़ियाघर में क्या होता है, एक बाघ रहता है। ठीक है, उसके बारे में लिखा गया है। सेंट्रल टाइगर इज इन इट्स रियल नेचुरल हैबिटल in order to show the concentration contraction to poet shifts the sense from the jungle to the zoo और the poet पिंजड़े में रहता है तो वो उतने ही पिंजड़े में, जैसे ये पिंजड़ा हो गया। ठीक है, तो पिंजड़े में यहाँ पे बाघ है तो केवल अपने गोलाई में ही ये घूमता रहता है, यहीं पे घूम टहल सकता है। ठीक है, तो बाघ के बीच अंतर है उसकी, क्योंकि वो जंगल में जब रहता है तो वो कहीं भी घूम सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। लेकिन जब एक पिंजड़े में रहता है तो वो केवल उसके चारों ओर ही घूम सकता है। ठीक है, तो कभी दोनों वातावरणों के बीच, इन लोगों का हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, एक सेकेंड। ओल्ड एनिमल्स के बारे में और को कैसे पहचाने। रस एग्जाम्पल्स व्हेन द पोएट ट्राइज टू डिस्टिंग्विश वन एनिमल फ्रॉम द अदर्स, इट इज नॉट सेड टू बी द बट पोएट सजेस्ट identify these animals. The poem is educative as it also tells us various features of wild animals. कभी क्या कहता है यहाँ पे, जंगली जो जानवर होते हैं उनकी तो शायद नेटवर्क इश्यू के कारण फिर से शुरू करना पड़ रहा है इसमें। तो माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से, एक बार कंफर्म कर लीजिए वॉइस अच्छे से आ रही है कि नहीं, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स ये देख लिया है। अगला है द बाल पोएम। ठीक है, अब हम लोग इंग्लिश देख लेते हैं क्योंकि बहुत बेहतर। ठीक है, तो तुरंत देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, हम लोग दूसरा देख लेते हैं, द बाल पोएम। The central idea behind the poem is an awareness of the pain of loss and courage it takes to accept it. The boy, ठीक है, the boy loses his favorite ball and is very upset. He can usually buy another ball, but more than money on are, ठीक है, money or the new ball. It is the pain of losing the old one that matters the most. इसमें क्या रहता है, एक लड़का रहता है जिसकी बॉल खो जाती है। ठीक है, केंद्रीय विचार की एक पोयम है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो हानि हो जाती है उसमें दर्द होता है। उसमें क्या होता है, लड़का अपनी एक पसंदीदा क्या हो जाता है, बॉल खो देता है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी बॉल होती है वो खो जाती है, तो वो आसानी से दूसरी गेंद खरीद सकता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, नई गेंद खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो पुरानी गेंद खोने का बहुत ही उसको दर्द होता है। और ये दर्द जो होता है वो सबसे अधिक मायने, तो उसी के बारे में उसी के बारे में जो है कवि ने चर्चा। अगला था हम लोगों का अमांडा। देखिए अमांडा में क्या होता था, जनरल आइडिया ऑफ द पोएम। ठीक है, टेक्निकल इशू का ना बार बार हट जा रहा है इसमें। देखिए अगला था हम लोग का अमांडा। इसमें क्या था, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड हाउ ए चाइल्ड कॉन्सिस्टेंटली नेग्ड बाय हर मदर। द पोएटेस शेड लाइट ऑन हाउ ए चाइल्ड इज ऑलवेज मेंटोरेटेड एंड क्वेश्चनेबल हर क्वेश्चनाइड अबाउट हर एक्शंस बाय हर मदर, देयरफॉर अमांडाज ड्रीम्स टू गेट अवे फ्रॉम द ट्रबल्स। इसमें अमांडा एक कहानी होता है, बच्ची के क्या होता है, इर्द गिर्द घूमती रहती हैं उसकी माँ, लगातार उसे टोकती रहती हैं। जो होती है वो इस बात पर प्रकाश डाल
एक बच्ची पर उसकी माँ का हमेशा नज़र रखती हैं और उसके हर काम के बारे में सवाल करती हैं। इसलिए अमांडा अपनी परेशानियों को दूर भगाने के लिए सपना देखती है। अमांडा नाम की एक लड़की होती है और वो अपनी माँ से तंग आ जाती है कि माँ उस पर हर वक्त चर्चा बनाए रखती रहती हैं, यानी देखती रहती हैं। ठीक है, देखिए सेंट्रल आइडिया किसका है, द ट्रीज पे है। ठीक है, अगला देखिए सेंट्रल आइडिया द ट्रीज पे है, 2022 में ये भी आया हुआ है। सेंट्रल आइडिया क्या है, द पोएम द ट्रीज बाय एडरिंस रीच सोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर विथ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी ह्यूमन बींग्स have used nature for their own benefit and caused a lot of harm to it in order to use natural resources like forest ईटीसी। ठीक है, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, एड इसमें क्या होता है, एक पेड़ होता है, ये आप लोग कहानी समझ लीजिएगा। ठीक है, कहानी समझ लीजिएगा, मैं सेंट्रल आइडिया यहाँ पे थोड़ा जल्दी से करा देता हूँ। ठीक है, और भी क्वेश्चंस आप लोगों को कराना है यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए, अगला है फॉक पे। फॉक पे क्या है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉक इज डेट नेचर इज एलाइव। द पोएट कंपेयर्स द मूवमेंट ऑफ फॉग विथ डेट ऑफ कैट। अकॉर्डिंग टू हिम द फॉग कम्स साइलेंटली लाइक अ कैट ऑन इट्स लिटिल फीट विदाउट मेकिंग एन आउट। यानी इसमें मेढक और एक बिल्ली के बारे में बताया गया है कि कैसे जैसे बिल्ली एक धीरे धीरे आती है, वैसे एक चूहा वैसे धीरे धीरे आता है। आफ्टर कमिंग इट सीट्स लुकिंग ओवर द सिटी एज वेल एज डॉग द डज नॉट मेक एनी मूवमेंट फाइनली इट गोज अवे साइडली लाइक द कैट हेंस द फॉग इज इंडिपेंडेंट लाइक द कैट एंड पेशेंट एज वेल। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, एक कहानी बताया गया है जिसमें बिल्ली होता है और जो होता है मेढक होता है आप लोग का। ठीक है, तो बारिश आने के बाद क्या होता है, और वो क्या करता है, निहारता रहता है, जो को निहारता रहता है और वहीं पे बैठा रहता है, कोई हलचल नहीं करता और बिल्ली की तरह एकदम चुपचाप चला जाता है बाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग कहानी पढ़ लीजिएगा, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे देखिए, दोनों सेंट्रल आइडिया एक साथ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। दोनों ही सेंट्रल आइडिया बस बचे हैं दो और। ठीक है, तो दोनों एक बार। अगला है यहाँ पे द टेल ऑफ कोस्टेड द ड्रैगन। ड्रैगन के बारे में यहाँ पे है, Dragons, a whimsical fairy villains live alone in her house with four pets, a dog, a cat, a mouse, a dragon named Custard. The poem ends incredibly after the danger is past. Every day begins to boast again about the ठीक है, तो ये भी पोएम आप लोग लर्न कर लीजिएगा थोड़ा बहुत। फॉर एन जर्मनी आप लोग पोएम कैसे लिख सकते हैं, सेंट्रल आइडिया अगर आप लोग स्टोरी पढ़े रहेंगे तो उसका सारांश आप लोग लिख सकते हैं खुद ही। ठीक है, तो एग्जाम में आप लोग ऐसे ही लिख कर आइएगा, स्टोरी पूरा पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फॉर एन एन जेओरी, ठीक है, एन एन ग्रेगरी, तो ये भी आप लोगों को पढ़ लेना है। द पोएम फ्रॉम फॉर एन एन ग्रेगरी बाय विलियम बुल्टर येट्स इज अबाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ लव बाय डिफरेंट पीपुल इज इन द फॉर्म ऑफ ए डायलॉग बिटवीन टू पीपुल एनन। ठीक है, एनी ग्रेगरी एंड अनदर स्पीकर हुज आइडेंटिटी, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा है थोड़ा, क्या है, आइडेंटिफाई, हाँ, आइडेंटिटी हैज नॉट बीन मेड क्लियर बाय द पोएट। ठीक है, तो आप लोग इसका भी याद करें, ग्रेगरी में जो एक विलियम बल्टर द्वारा लिखा गया है ये, तो पढ़ लीजिएगा इसको भी। ठीक है, इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम पे ले सकते हैं, आप लोग कमेंट कर दीजिए।
अगला जो है वो हम लोग का एक पोएम है, ठीक है, सॉरी एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन भी देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग एप्लीकेशन जरूर देख लीजिएगा। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजिन सिस्टर। कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें आपने क्या 3 दिन की छुट्टी मांगी हो, और किस लिए, अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा टू, फिर उसके कामा लगा दीजिएगा टू द प्रिंसिपल, और किसी भी कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद सर, फिर उसके बाद कामा लगा दीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जितने अच्छे से लिखेंगे उतना ही नंबर मिलेगा, 5 या 10 नंबर का आता है ये, ठीक है। तो आप लोग याद इसको देखिए कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले रिस्पेक्टफुली, आई हैव टू से डेट माई कजिन्स मैरिज इज टू टेक प्लेस, ठीक है। एक सेकेंड, पता नहीं क्यों यहाँ पे टेक्निकल इशू आ रहा है, तो आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा, और ये आप लोगों का जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। चाहिए तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मैं पीडीएफ आप लोगों को, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे ये जल्दी से ख़त्म करा देता हूँ आप लोगों का, ठीक है। देख लीजिए इसको क्या है। रिस्पेक्टफुली आई हैव टू से डेट माई कजिन्स मैरिज टू द टेक प्लेस ऑन द कमिंग 12 अगस्त एट भोपाल। आई हैव टू अटेंड द मैरिज पार्टी एज माई फादर इज नॉट इन ए पोजिशन टू डू अस। यानी मुझे विनम्रता पूर्वक यह बताना पड़ रहा है, आदरपूर्वक, कि मेरे जो चचेरे भाई का विवाह, यहाँ पे चचेरे भाई था क्या, यहाँ पे कजिन्स सिस्टर था ना, कजिन्स चचेरा मान लीजिए आप लोग, चचेरे मैरिज, हाँ। इट इज़ टू टेक प्लेस, यानी विवाह की जो आगामी है तारीख है वो 12 अगस्त को भोपाल में होने वाला है। तो मुझे विवाह में क्या होना है, शामिल होना है। आई हैव टू अटेंड द एज माई फादर इज नॉट इन ए पोजिशन टू, क्योंकि मेरे पिता की जो स्थिति है वो अनुकूल नहीं है, ठीक है। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days फ्रॉम 11th टू 13th, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड, ठीक है। कृपया मुझे 11 से और 13 अगस्त तक 3 दिनों की छुट्टी प्रदान कर दीजिए, मैं आपका बहुत ही बड़ा आभारी रहूँगा, ठीक है। तो ये लास्ट में ये जरूर लिखना है, तब आपको पूरा नंबर 5 नंबर आप लोगों को जरूर मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा, अभी एक लोग और काम करना है आप लोगों को। योर्स ओबीडेंटली लिखना है, XYZ कुछ भी लिख के दे देना, XYZ ही लिखना, अपना नाम नहीं लिखना है आप लोग को। और क्लास 10